जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारत के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पसंदीदा विश्व के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विश्व के राष्ट्रपति क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन जिनको भारत सरकार और मोदी जी विश्व के राष्ट्रपति का दर्जा दे चुके हैं, जिनकी हर बात को मानना अपना कर्तव्य समझते हैं, वो सैंक्शंस लगाते हैं, मान लेते हैं, दूसरे देश से कोई चीज खरीदने से मना करते हैं, मान लेते हैं, टैरिफ लगाते हैं, मान लेते हैं, ईरान पे हुए हमले की निंदा करने से रोकते हैं, मान लेते हैं, ईरान के अंदर अपने पोर्ट को बंद करने की बात करते हैं, मान लेते हैं। उन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो हर चीज को मानने की हमारे देश के अंदर परंपरा बन गई है, उसमें अब ये सोचने की बात हो रही है कि जिस प्रकार से बड़ी सोची समझी रणनीति में ब्रिक कंट्रीज ने एक निर्णय लिया था कि विश्व के अंदर डॉलर की जो दादागिरी है उसको हम रोकेंगे। आप जानते हैं ब्रिक कंट्रीज में वो सारे देश हैं जो कुछ समय पहले तक अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसके अंदर ब्राजील था, उसके अंदर रशिया था, उसके अंदर इंडिया था, उसके अंदर चाइना था और यूएई जैसे कंट्रीज भी थे। और ये भी बात आप जानते हैं कि विश्व के अंदर जितना भी ट्रेड होता है वो लंबे समय से डॉलर पे होता है। तो विश्व व्यापार पे डॉलर की एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। किस चीज के दाम कितने होंगे ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि डॉलर मजबूत होगा या कमजोर होगा। अच्छा, क्योंकि हर चीज की डीलिंग डॉलर में होती है तो डॉलर को सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि जब भी ये होगा कि भविष्य के अंदर कोई आर्थिक संकट आया तो जिसके पास डॉलर होगा या जिसके पास सोना होगा वो माना जाएगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वो ट्रेड कर पाएगा। डॉलर को भी हर जगह जाके आप ट्रेड कर पाएंगे, सोने को भी हर जगह जाके ट्रेड कर पाएंगे, इसलिए इनको सेफ हेवन माना जाता है। इसलिए यह भी माना जाता है कि जब भी विश्व के अंदर आर्थिक संकट आता है या आने की संभावना होती है तो उस समय सोने के दाम बढ़ जाते हैं, और जब आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है तो सेफ हेवन की आवश्यकता नहीं होती है, तो सोने के दाम गिर जाते हैं। तो अगर आजकल सोने के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब विश्व ने आर्थिक संकट की संभावनाएं देख ली हैं, इसलिए सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लोग सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, लोग डॉलर खरीद रहे हैं और डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर के दाम बढ़ेंगे। डॉलर का जो एकाधिकार था पूरे विश्व के अंदर, इसको रोकने के लिए और इसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक कंट्रीज ने एक निर्णय लिया था, और उसके अंदर आप जानते हैं ब्राजील था, और ब्राजील और भारत दो देश थे ऐसे ब्रिक कंट्रीज के अंदर जिसपे अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था, 50% का। इसका मतलब अमेरिका का ये प्रयास था कि किसी भी प्रकार से ब्रिक कंट्रीज के इस प्रयास को कि डॉलर को चैलेंज किया जाए, इसमें ब्राजील और भारतवर्ष के अंदर दबाव डाला जाए कि वो इस प्रयास से दूर हो जाए, क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, और चाइना उनके दबाव में आने वाला नहीं था। दूसरा बड़ा देश रशिया है, जो कि अमेरिका का चैलेंजर है, जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। और रूस यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के चाहने न चाहने के बावजूद रूस 3 साल से लगातार लड़ रहा है और उनकी बात नहीं मान रहा है। तो रूस उनकी बात मानने वाला नहीं था, चाइना उनकी बात मानने वाला नहीं था, तो उन्होंने ब्राजील और भारतवर्ष के ऊपर दबाव डालने के लिए रणनीतिक रूप से ये चाल चली कि उन्होंने हम पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया और हमें दबाने का प्रयास किया कि जिससे हम लोग ब्रिक कंट्रीज के इस प्रयास से दूर हो जाएं और डॉलर को चैलेंज करने की बात को छोड़ दें। अच्छा, ये इसमें काफी हद तक उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। अच्छा, ये भी आपको पता है कि इस वर्ष करंट ईयर में जो ब्रिक कंट्रीज के चेयरमैनशिप है वो भारतवर्ष के पास है, और सारे इंपॉर्टेंट निर्णय जो है वो भारतवर्ष को अंदर लेने हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि हम लोगों के पास चेयरमैनशिप है उसकी, तो हम एक मीटिंग बुला के और अमेरिका
इजराइल के बीच में, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है और पूरे विश्व के अंदर एक तेल का और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, इसमें अपने प्रेजेंस को दिखाएं और ब्रिक कंट्रीज की मीटिंग बुला के इसके समाधान की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन उसका प्रयास हमने नहीं किया और हमने अमेरिका की लाइन को टो करने का प्रयास किया। और जो डी डॉलराइजेशन के ऊपर ब्रिक कंट्रीज का एक प्रयास था, उस पे हमने कोई कदम नहीं उठाया। यह भी आपको पता है कि रूस ने, जब यह रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से पिछले 3 साल से, क्योंकि उसका तेल सैंक्शंस की वजह से काफी देश खरीदने को तैयार नहीं थे। हालांकि ये बात सही है कि वो चीन को भी तेल बेच रहा था, हमको भी बेच रहा था, यूरोप को भी बेच रहा था, गैस भी यूरोप को बेच रहा था। लेकिन अमेरिका क्योंकि भारतवर्ष के ऊपर दबाव डालना चाहता था, यूरोप पे नहीं डालना चाहता था और चीन पे डाल नहीं सकता था, इसलिए उसने हम पे दबाव डाला कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हमने मान लिया। हालांकि रूस जो हमें तेल देता था वो रुपए के बदले देता था, वो डॉलर के बदले नहीं देता था। अगर वो डॉलर के बदले देता तो आज जो स्थिति है, जब मोदी जी देश की सत्ता में आए थे तो 58 रुपए का डॉलर था और अब 93 रुपए का डॉलर है। अगर हम डॉलर में रूस से तेल खरीदते तो ये 95-96 का हो गया होता, लेकिन क्योंकि हम रुपए से खरीद रहे थे और रुपए, पाए हुए रुपए से रूस हमसे चीजें खरीद रहा था, तो ये कोएग्जिस्टेंस का मामला था। लेकिन जब हमने ये रूस से तेल न खरीद कर $50 पे जो तेल मिल रहा था वो $90 पे अमेरिका से और दूसरे देशों से खरीदना शुरू किया, तो मानी बात है हमको नुकसान होना था। और रूस ने फिर ये निर्णय लिया कि वो चाइना को तेल देगा, डिस्काउंट पे तेल देगा, भारत को तेल डिस्काउंट पे नहीं देगा और चाइनीज करेंसी में वो चाइना को तेल देगा। तो चाइना तो अपनी बात पे अडिग रहा कि वो डी डॉलराइजेशन के खिलाफ जो उसकी मुहिम है उसको चलाएगा। और आप जानते हैं चाइना बड़ी इकोनॉमी है, 17-18% की पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर रूस पूरी की पूरी इसकी रिक्वायरमेंट युआन में देगा, चाइनीज की करेंसी में देगा और डॉलर में नहीं देगा, तो डॉलर के विरोध में जो रशिया और चाइना का संघर्ष है वो तो आगे बढ़ेगा। हालांकि हम उससे पीछे हट गए क्योंकि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं और रुपए में नहीं खरीद रहे हैं, तो डॉलर को जो हम लोग चैलेंज करने वाले थे उससे पीछे हट गए। लेकिन इसका फायदा रूस को होगा, पूरा का पूरा तेल डिस्काउंट में वो चीन को देगा और उसको जो युआन मिलेगा उससे वो चाइना से चीजें इंपोर्ट करेगा, तो चाइनीज और रशियन इकोनॉमी तो इंसुलेट हो जाएगी और एक दूसरे के लिए फायदे के लिए काम करेगी और हम उसका फायदा खरीदेगा रूस से और बेटर क्वालिटी का तेल खरीदेगा, वो उसको डिस्काउंट पे मिलेगा और हमको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा। बांग्लादेश को ईरान से, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से तेल मिलेगा, अमेरिका उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा देगा, तो वो अमेरिका के भी नजदीक है, वो ईरान के भी नजदीक है और हम ना ईरान के नजदीक हैं और अमेरिका भी हमें रोज नए नए सैंक्शंस और टैरिफ लगा लगा के हमको परेशान करता है। अब एक नया नियम उसने, एक नई वहां की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF, उसने रिकमेंड कर दिया है कि भारत के अंदर जो RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं या रॉ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। इसका माने हमारे देश की अंदरूनी मामले में भी हस्तक्षेप करने का अमेरिका प्रयास कर रहा है और हम अमेरिका के जो डॉलर के प्रभुत्व की वजह से उसने वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपना कब्जा जमाया हुआ है, क्योंकि 26-27% वर्ल्ड का जीडीपी का उसका कंट्रीब्यूशन है और 16-17% का कंट्रीब्यूशन चाइना का है और चाइना रशिया उसको चैलेंज करना चाहते थे। तो शायद हमने ब्रिक कंट्रीज से मुंह मोड़कर अमेरिका के डॉलर को मजबूत करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन मोदी जी की महिमा मोदी जी जाने, किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, किस वजह से उन्होंने रूस का साथ छोड़ा है, किस वजह से उन्होंने ईरान का साथ छोड़ा है, किस वजह से उन्होंने ब्रिक कंट्रीज की चेयरमैनशिप का फायदा उठाकर एक दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया है, ये तो मोदी जी और हमारे देश के रणनीतिकार जाने। और हम सामान्य लोगों को ये लगता है कि अगर विश्व में एकमात्र शक्ति होगी जिसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, तो ये विश्व के लिए कल्याणकारी संकेत नहीं दे रहा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।
है।